हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है प्लेट टेक्टोनिक। बहुत मस्त चैप्टर है। इससे हमें पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, सी कैसे बने, ओशियंस कैसे बने, सब कुछ पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या है? टेक्टोनिक प्लेट क्या है? तो हमारा आंसर होगा टेक्टोनिक प्लेट is a massive irregularly shaped slab of solid rock। की जो टेक्टोनिक प्लेट है वो बहुत बड़ी अनियमित आकृति की एक कठोर चट्टान है जो कि मूव करती है किसके ऊपर? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, एक रिजिड यूनिट के रूप में। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर शायद समझ आ जाए। हमने पढ़ा था कि ये हमारा एस्थेनोस्फेयर ये हमारा एस्थेनोस्फेयर है ना। तो एस्थेनोस्फेयर में होता है लावा। लावा होने की वजह से यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ टिक तो नहीं सकती, तो इसके ऊपर सिर्फ मूव कर सकती है। तो हमारा जो लिथोस्फियर है जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, जो है क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल से मिलकर बनता है, वो इसके ऊपर क्या है, एक तरह से फ्लोट कर रहा है हमारे। तो फ्लोट कर रहा है इसलिए वो मूविंग है बस। तो वही एक प्लेट है, जो लिथोस्फियर है वो एक प्लेट ही है जो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर मूव कर रही है या फिर फ्लोट कर रही है। इस चीज़ पर आगे बढ़ने से पहले अपने पहले देखते हैं इसकी हिस्ट्री। आखिर ये चीज़ आई कैसे, इस चीज़ की शुरुआत हुई कैसे। तो 1912 में एक मीटियोरोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था एल्फ्रेड वैगनर। उन्होंने एक थियोरी पुट की और बोला, जिसका नाम रखा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था, तो उन्होंने बताया कि आज से बहुत साल पहले जब पृथ्वी फॉर्म हुई ना, तो जो जितना भी लैंड वाला पार्ट है ना, वो एक साथ एक ही जगह पे था, और जितना भी सी है ना, जितना भी समुद्र, जितना भी पानी है, वो इसके चारों तरफ था। मतलब आज के जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, साथ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। और आज के जैसे अलग अलग सी नहीं थे, एक ही ओशियन था जिसका नाम था पैंथालासा। बाद में क्या हुआ कि ये जो लैंड पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला बना लॉरेशिया ऊपर वाला, और जो नीचे वाला पार्ट था वो बना गोंडवाना लैंड। पहले ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ और फिर धीरे धीरे यही दो पार्ट और पार्ट में डिवाइड होते गए और अलग अलग आज के जैसे कॉन्टिनेंट बनते गए। तो पहले जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया इस जगह पे था, और धीरे धीरे शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा शिफ्ट होके यहाँ आ गया। तो ये पहले जो थे वो अलग अलग ना होकर एक ही साथ में जुड़े हुए थे और फिर धीरे धीरे अलग होते गए। तो पहले पेंजिया था, पेंजिया दो पार्ट में टूट के लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बना, और फिर वही गोंडवाना लैंड और जो लॉरेशिया थे वो बाद में टूटते गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते गए। तो इस चीज़ को लेकर जब उनसे एविडेंस मांगे गए कि आप किस बेसिस पे ये चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो उन्होंने एविडेंस के रूप में क्या बताया। सबसे पहले उन्होंने बोला मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स की कोस्ट लाइन थी ना, जैसे अगर मैं साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन की बात करूं और अफ्रीका के कोस्ट लाइन की बात करूं, तो अगर मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये है ना एग्जैक्टली यहाँ लग जाएगा। मैं लाइन हटा देता हूँ, आप खुद जोड़ के देखेंगे ना, तो ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ उठा के शिफ्ट कर दूँ तो ये एग्जैक्टली यहाँ फिट हो जाएगा। वैसे ही ये वाला पार्ट यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये सारे है ना एक दूसरे से जुड़ सकते हैं अगर इनको थोड़ा थोड़ा एडिट किया जाए तो। फिर दूसरा अगर उनसे पॉइंट पूछा तो उन्होंने बोला कि रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। मतलब कि जो इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और नीचे हमारे अंटार्कटिका है जो कॉन्टिनेंट है, उनकी जो रॉक है ना वो सेम एज की है। मतलब जब उनकी रॉक की कार्बन डेटिंग की गई और पता चला कि उनकी एज क्या है, तो उन सबकी एज सिमिलर निकली। ना सिर्फ एज, उनका स्ट्रक्चर और उनका जो पैटर्न था ना वो तक सेम था। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब ये सारे एक साथ में जुड़े हुए होंगे। अगर अपने पिछले पिक्चर पे चलते हैं तो हमें दिखता भी है कि जो अफ्रीका है, इंडिया, अफ्रीका और जो अंटार्कटिका है वो एक ही लैंड पार्ट से जुड़े हुए।
इनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या था? तो यहाँ एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है घाना। घाना फेमस है गोल्ड माइंस के लिए, गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। यहाँ गोल्ड माइंस तो हैं, लेकिन इन गोल्ड माइंस की जो सोर्स रॉक्स है ना, वो यहाँ नहीं मिलती। वो हमें कहाँ मिलती है? वो हमें मिलती है ब्राज़ील में। तो मेन गोल्ड माइंस यहाँ है, लेकिन जो सोर्स रॉक्स हैं वो यहाँ नहीं होके ब्राज़ील में। ये कैसे हो सकता है जबकि दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे से इतना दूर हैं? 4800 किलोमीटर की दूरी है दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि गोल्ड माइंस यहाँ है और सोर्स रॉक जो है वो यहाँ है? नहीं पॉसिबल ना। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हों। चौथा उन्होंने बताया डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल क्या था कि एक रेप्टाइल था मीसोसॉरस नाम का। तो मीसोसॉरस नाम के रेप्टाइल के फॉसिल्स मिले हैं हमें एक तो साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के अलावा हमें जो इसके फॉसिल्स मिले हैं वो मिले हैं ब्राज़ील से। कैसे? जबकि दोनों कंट्री इतनी दूर हैं फिर से, तो इतना दूर ऐसे मतलब एक फॉसिल जो एक यहाँ मिला है दूसरा यहाँ कैसे मिल सकता है? तो फिर से वही वाली बात कि जब दोनों एक साथ होंगे तो फिर ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। फिर उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन सा फोर्स काम कर रहा है जिसने ड्रिफ्टिंग के लिए मदद की। तो उन्होंने 2 फोर्स के नाम बताए। पहला था पोल फ्लीइंग फोर्स और दूसरा था टाइडल फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स क्या है कि हमारी जो अर्थ है ना वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो हमारी इस शेप में है। इस शेप का नाम है जियोइड। अर्थ की जो शेप है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, मतलब अर्थ स्फीयर नहीं है। अर्थ स्फीयर ना होके अर्थ की शेप है जियोइड। जियो मैंने बताया था अर्थ के लिए यूज़ होता है, तो अर्थ की शेप को भी नाम दिया गया जियोइड। तो ऐसी शेप है जिसमें क्या है कि जो पोल है, पोल पर से जो अर्थ है वो चपटी है और जो इक्वेटर है वहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है ना वो बहुत तेज़ है। इसकी वजह से जब अर्थ फॉर्म हो रही थी, जब चट्टानें बन रही थी, जब चीज़ें बन रही थी, तो क्या हुआ कि पोल के ऊपर से वो चपटी होती गई और जो इक्वेटर था वहाँ से थोड़ी सी फैलती गई। दूसरा फोर्स इन्होंने, तो इसी फोर्स का इन्होंने बताया कि इस वजह से थोड़े हो सकता है कॉन्टिनेंट इधर उधर बिखर गए हों। दूसरा फोर्स इन्होंने बताया टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है? तो टाइडल फोर्स जो है वो ये है कि जब अर्थ, मून और सन एक साथ में होता है ना, आमने सामने, एक तीनों जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तब एक इन दोनों की जो ग्रेविटेशन पावर है ना, मून और सन की ग्रेविटेशन पावर से अर्थ के ऊपर क्या होता है कि जो पानी है वो खींचने लग जाता है इनके ऊपर। तो इससे क्या होता है, बहुत बड़ी, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो इन्होंने बोला कि इसी कंडीशन से क्या हुआ होगा कि ये फोर्स एक बार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया होगा, जिस वजह से इसने क्या कॉन्टिनेंट को भी अपने साथ शिफ्ट कर लिया। अच्छा, ये पोजीशन जब आती है ना, इसको बोलते हैं सिजिगी। जब सन, मून और अर्थ तीनों एक ही सामने, एक ही पोजीशन में होते हैं, एक दूसरे के बराबर, तो इस पोजीशन को बोलते हैं सिजिगी। क्या बोलेंगे? सिजिगी। ये होता है, ये इक्लिप्स के टाइम में होता है। अभी जैसे लास्ट, अभी थोड़ा कल ही इक्लिप्स था, सोलर इक्लिप्स, उसको हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे काम करता है ये सब। ये अपने टाइडल फोर्स वाला भी पूरा आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने 2 फोर्स बताए, पहला था पोल फ्लीइंग फोर्स और दूसरा बताया उन्होंने टाइडल फोर्स। पर वैज्ञानिकों ने ना इन दोनों फोर्स को नकार दिया, बोला कि नहीं, इनसे इतनी पावर जनरेट नहीं हो सकती कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही शिफ्ट कर दे। तो फिर कौन सी वो पावर थी, कौन सी वो थियोरी थी जिसकी वजह से ये प्रूफ हुआ कि जो ड्रिफ्टिंग हुई है, ड्रिफ्टिंग तो हुई है, ये तो प्रूफ सही था, लेकिन ड्रिफ्टिंग इन फोर्स की वजह से हुई है, इसको वैज्ञानिकों ने गलत माना। तो इसके लिए एक नई थियोरी आई 1967 में, जिसमें मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने एक न्यू थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया प्लेट टेक्टोनिक। उन्होंने बताया कि जो अर्थ का लिथोस्फीयरिक वाला पार्ट है ना, लिथोस्फीयर वाला, वो बहुत सारी अलग अलग सेवरल प्लेट्स में डिवाइडेड है।
तो फिर उनसे पूछा गया कि बताइए ये काम कैसे करती है, कि इन्होंने कॉन्टिनेंट को, इन्होंने जो कॉन्टिनेंट था उसको शिफ्ट कैसे कर दिया, या फिर जो लैंड पार्ट था उसको कैसे तोड़ा और कैसे बताया अलग किया। तो अब चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। हुआ ये कि आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा है एस्थेनोस्फेयर, यहाँ पे क्या है, लावा। और कोई भी चीज़ हो वो गर्म होके ऊपर उठने की कोशिश करती है, यानी गर्म होगी तो सेम लावा में भी यही होगा कि वो गर्म होगा और ऊपर उठने का प्रयास करेगा। मान लीजिए ये यहाँ से एक बार जुड़ी हुई है, ऊपर उठने का प्रयास करेगा, वो कोशिश करेगा कि यहाँ से उसे जगह मिल जाए ताकि वो बाहर निकल सके। लेकिन अगर जब उसे जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे ठंडा होगा, मतलब इतना ठंडा नहीं, नीचे के मुकाबले ऊपर वाला ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे से लगातार गर्म धाराएँ जो है वो ऊपर आती रहेंगी, तो ये वाला पार्ट जो है वो ठंडा होके फिर धीरे धीरे नीचे उतरना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा जब तक कि इसे जगह नहीं मिलेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो धाराएं हैं जिनको हम बोलते हैं कन्वेंशन मैग्मा करंट, यानी संवहनीय मैग्मा धाराएं, ये ऐसे चलते इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी पावरफुल हो जाती है लास्ट में कि ये पूरी की पूरी एक प्लेट को ही खिसकाना स्टार्ट कर देती है। तो धीरे धीरे वो क्या करेंगी, लास्ट में इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वो यहाँ से जगह बना ही लेंगी, जगह बना के यहाँ से बाहर लावा आ जाएगा और ये प्लेट जो है वो इस तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी और ये प्लेट इस तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि नीचे से करंट लगातार चल रहा है, नीचे से जो करंट है वो चलता जा रहा है। तो प्लेट स्टार्ट हो जाएगी फ्लोट करना, यहाँ से मैग्मा निकलना स्टार्ट हो गया ओशियन के बीच में, तो इसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज, यानी मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज, RIDGE। अच्छा, ये जो कन्वेंशन मैग्मा करंट वाली थियरी थी, कन्वेंशन मैग्मा करंट वाली या संवहनीय मैग्मा धाराओं वाली जो करंट थी, करंट की जो थियरी है, ये दी गई थी आर्थर होम्स के द्वारा 1930 में। ठीक है, उन्होंने बताया था कि अर्थ के नीचे ये चीज़ ऐसे काम करती है, आर्थर होम्स ने। तो ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, यहाँ की जो प्लेट है इसके नीचे भी संवहनीय, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर तो देखो हमारी पूरी अर्थ में सबके नीचे है, तो यहाँ पर भी करंट चल रहा होगा, जिसकी वजह से इस प्लेट में जो मूवमेंट है वो मान लेते हैं इस तरफ है। ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, ये प्लेट इस तरफ मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगी। भिड़ने से क्या होगा, जो ओशियनिक प्लेट होती है, जो ओशियनिक क्रस्ट है, वो थोड़ी सी कॉन्टिनेंट क्रस्ट से थोड़ी वीक होती है। वीक होने की वजह से क्या होगी, वो इसके नीचे धंसना स्टार्ट कर देगी। नीचे धंसेगी तो क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा, है ना, तो यहाँ गड्ढा बनने लग जाएगा। तो ये हमें मिलता भी है, बहुत सारे जो महाद्वीप हैं उनके किनारे जो सागर है वहाँ पे बहुत गहरे गहरे गड्ढे मिले हैं, समुद्र के नीचे ट्रेंच मिले हैं। इसी से ये थियरी भी प्रूव होती है। एक तो ये हो गया, फिर क्या है, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो प्लेट्स हैं ये 3 तरीके से मूव करती हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं, पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होगा कि प्लेट एक दूसरे से उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, जैसे यहाँ हुआ था कि बीच में जगह बन गई और ये प्लेट इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई और ये प्लेट इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। एक है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या होगी, जो प्लेट हैं वो एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट चलेंगी, मतलब एक उस तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को खुजली करेंगे, इससे छोटे मोटे भूकंप के झटके लग सकते हैं। तीसरी होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये वाली प्लेट बाउंड्री जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, इसको कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर क्या है, अच्छा अब देखो दो चीज़ें होती है कि अगर कोई चीज़, एक बार मेरे वीडियो में देखना, अब 2 समान चीज़ें अगर इस तरह से भिड़ेंगी, ठीक है, इस तरह से भिड़ेंगी, तो या तो वो ऊपर की तरफ उठेंगी या तो फिर वो नीचे की तरफ धंसेगी। तो अगर प्लेट बराबर वाली हैं तो वो भिड़ने के बाद क्या होगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। यानी 2 कॉन्टिनेंट की प्लेट जब भिड़ेंगी ना आपस में, 2 कॉन्टिनेंट की प्लेट, तो भिड़ने के बाद ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। यानी यहाँ पर क्या बन गया, माउंटेन बन जाएगा।
जैसे यहाँ पर आगे आपको मैं बताऊँगा अभी कैसे माउंटेन बनते हैं ये वाले। तो वो ये माउंटेन क्या है, ऐसे होके फोल्ड हो गया तो फोल्डेड माउंटेन होता है। इस तरह के माउंटेन्स को फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। वैसे ही अगर ओशन वाली प्लेट है और कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, ये एक दूसरे से भिड़ेंगी तो यहाँ पे ट्रेंच बन जाएगा। और साथ में जब ये प्लेट एक दूसरे के नीचे धंसती है ना, जब प्लेट एक दूसरे के नीचे धंसना स्टार्ट होती है तो ये प्लेट क्या होती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको सबडक्शन जोन भी बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टूटना स्टार्ट हो जाती है। अब ये टूट के वापस गिरेंगी किस में, मैग्मा में। मैग्मा में फिर ये गिरेंगी तो ये भी गल के वापस से क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, और ये भी उसके साथ वापस से फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में मैंने आपको बताया था। अच्छा, डाइवर्जेंट जो बाउंड्री है, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसमें क्या है कि यहाँ से समुद्र के बीच में लावा निकलता रहता है। लावा निकलता रहेगा तो नई चट्टानें बनती रहेंगी। तो यहाँ पे जो चट्टान होती है समुद्र के अंदर, जो हमें ये मिड ओशनिक रिज मिली है, ये बाकी जो कॉन्टिनेंट की चट्टानें हैं ना उनसे नहीं है। तो ये वाली जो चट्टान है वो सबसे ज़्यादा न्यू होती है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से क्या होगा कि कुछ नया बन रहा है, कुछ नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, नई चीज़ बन रही है। इसलिए इस बाउंड्री को बोलते हैं, इस बाउंड्री का एक और नाम भी है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर चट्टान जो है वो नई चट्टान बन रही है। और जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है ना, कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है कि प्लेट टूट रही है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टूटती है इस वजह से इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। और जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है जो कि लावा से बनी है। हालांकि वो समुद्र के अंदर है, जब वो धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट करेंगी, जब और उसमें लावा का उद्गार होगा और वोल्केनिक इरप्शन होगा तो वो धीरे धीरे और ऊपर उठती जाएंगी। लास्ट में हो सकता है कि वो समुद्र के बीच में एक नए द्वीप का भी निर्माण कर दे ऊपर उठते उठते। अब आगे चलते हैं। ऐसी है ना 7 मेजर प्लेट हैं जिनमें हम पढ़ते हैं अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, साउथ अमेरिका की प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एक सिंगल प्लेट है। इंडिया जो है वो एशिया वाली प्लेट का पार्ट नहीं है, यूरेशिया वाली प्लेट का पार्ट नहीं है, वो एक गोंडवाना लैंड का पार्ट है जो ऊपर आ गया है और यूरेशिया से जुड़ गया है, यूरेशियन प्लेट से जुड़ गया है, लॉरेशिया से। और अफ्रीकन प्लेट, इसको फोटो में देखना ज़्यादा समझ आएगा। ये रही यूरेशियन प्लेट, ये हमारी है नॉर्थ अमेरिका की प्लेट जो इस तरफ मूव कर रही है। ये साउथ अमेरिका की प्लेट, ये भी इस तरफ मूव कर रही है। ये अफ्रीका की प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यूरेशियन प्लेट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। पैसिफिक ओशन की प्लेट इस तरफ मूव कर रही है। और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो हमारे इस तरफ मूव कर रही है। ये तो थी बड़ी प्लेट्स। अब इनमें कुछ छोटी प्लेट्स भी हैं जिनमें ये रही नाजाका प्लेट, कोकस प्लेट ये वाली, और जुआन दे फूका प्लेट और फिलिपियन प्लेट। एक यहाँ पे और है स्कॉटिया प्लेट। ये कुछ इसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं। ये मेन अपने लिए ये 7 प्लेट थी, यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका की प्लेट और पैसिफिक ओशन प्लेट। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री कौन सी है, जहाँ पे ये तीखे जो निशान बने हुए हैं ट्रायंगल वाले, ये हमारे कन्वर्जेंट बाउंड्री है। अच्छा, कन्वर्जेंट बाउंड्री में मैंने आपको बोला था कि अगर कॉन्टिनेंट की प्लेट कॉन्टिनेंट से भिड़ती है ना तो नॉर्मली क्या होता है कि एक माउंटेन का निर्माण होता है जिसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पैसिफिक ओशियन की जो प्लेट पैसिफिक ओशियन और इसकी प्लेट भिड़ रही है। यहाँ पे हमारा एक फोल्डेड माउंटेन है जिसको हम कहते हैं एंडीज़। यहाँ हमारी है रॉकीज़, ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ है एल्पेशियन माउंटेन, ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है। जहाँ पे कुल मिला के प्लेटें टकरा रही हैं ना, वहाँ पर एक माउंटेन बन ही जाता है जिसको हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो एल्पेशियन माउंटेन, ये इधर रहा एटलस माउंटेन, यहाँ पे है आल्प्स माउंटेन, ये सभी के सभी फोल्डेड माउंटेन है। यहाँ तक कि जो हमारा हिमालय है वो भी फोल्डेड माउंटेन है। इसके बारे में तो हम आगे पूरा पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा, जो हिमालय है वो
सबसे नया फोल्डेड माउंटेन है, सबसे पुराना बना है, अभी अभी बना है, 1-2 करोड़ साल पहले ही बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है हिमालय, ठीक है। और यहाँ तक कि जो अरावली है, जो इसमें दिखेगा नहीं आपको, अरावली अपने जो राजस्थान में है वो भी एक फोल्डेड माउंटेन है, और अरावली दुनिया का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है। सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन अगर मैं आपसे पूछूं ना तो वो होगा हमारा अरावली, और सबसे नया पूछूं तो वो भी है हमारा हिमालय। तो ये सारे के सारे क्या थे, फोल्डेड माउंटेन है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, एप्लेशियन, हिमालय और अरावली, ये सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन्स हैं जो किससे फॉर्म हुए हैं, प्लेटों के टकराने की वजह से फॉर्म हो गए हैं। आपको समझ आ गया होगा कि फोल्डेड माउंटेन कैसे बने। अब देखते हैं कि इन प्लेटों के टकराने से और क्या चीज़ें होती है। अच्छा, जहाँ जहाँ प्लेट्स का जो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, सॉरी जो कन्वर्जेंट मार्जिन है, कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी ना, वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे वॉल्केनोज भी होंगे। अगर पहाड़ बना है तो वो पहाड़ क्या होता है, इतने मजबूत नहीं होते। ये वाले जो पहाड़ होते हैं, जो कन्वर्जेंट मार्जिन से जो पहाड़ बनते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते, तो लावा इनमें से आराम से इनको तोड़ के बाहर आ सकता है। तो जितने भी माउंटेन यहाँ पे बने हुए हैं ना, ये पूरी हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। दिख रही है आपको, ये हमारी पूरी कन्वर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ सारे वॉल्केनो है, जितने भी यहाँ पे पहाड़ बने थे वो बाद में वॉल्केनो बनते गए। तो ये एक तरह से है ना पूरी एक रिंग जैसे बन गया, इसलिए इसको नाम दिया गया रिंग ऑफ फायर। तो जो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन, उसके चारों तरफ ये बाउंड्री है, इसलिए इसको प्रशांत महासागरीय पेटी भी कहते हैं। प्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, आग की अंगूठी के नाम से भी जाना जाता है, रिंग ऑफ फायर। साथ में जहाँ जहाँ पर प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही हैं, ये आपको जोन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या अलग होती है, यहाँ बन रही है सबसे बड़ी मिड ओशियनिक रिज, ये पूरा का पूरा है अर्थक्वेक जोन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। हाँ, कन्वर्जेंट मार्जिन पर भी भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, और जितने भी प्लेट के मार्जिन है ना, जहाँ जहाँ प्लेट की बाउंड्री बनती है, कन्वर्जेंट मार्जिन हो या फिर ये डाइवर्जेंट मार्जिन हो या फिर ट्रांसफॉर्म मार्जिन हो, हर मार्जिन पे बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके हैं, क्योंकि जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो भूकंप तो आएगा ही, एनर्जी तो वहाँ से रिलीज होगी ही होगी, या फिर अगर प्लेटें एक दूसरे से अलग होगी तो भी वहाँ पे भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये हमारा पूरा अर्थक्वेक जोन है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है अटलांटिक ओशियन में, ये पूरी की पूरी एक मिड ओशियनिक रिज है। पूरी अटलांटिक ओशियन में ये उसके बीच में से जाती है ओशियन, मिड ओशियनिक रिज और रिंग ऑफ फायर। ये वाली वो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से अलग हो रही हैं, और ये भी वही प्लेट हैं जो एक दूसरे से अलग हो रही हैं। अच्छा, इन्हीं ये प्लेट अलग होने की वजह से ही जो हमारा अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वो यहाँ से अलग होके यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो आज मूव नहीं हो रहे, ये आज भी मूव हो रहे हैं, पर इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हो सकता है आज ये इस पोजीशन में है, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए ये किसी और पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा कि कॉन्टिनेंट कैसे बने और ये रिंग ऑफ फायर कैसे बनी, यहाँ पे इतने वॉल्केनोज़ क्यों हैं, और किन एरिया में ज़्यादा भूकंप आएंगे, जहाँ पर प्लेट एक दूसरे से जुड़ेंगी, या मतलब जहाँ पर ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगी, और जहाँ पर प्लेट एक दूसरे से अलग होंगी उस जगह पे भूकंप बहुत ज़्यादा आएंगे। ट्रांसफॉर्म मार्जिन पर भी बहुत भूकंप आते हैं, पर ट्रांसफॉर्म मार्जिन बहुत कम है। अच्छा, ये जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है, यहाँ पर भी बहुत भूकंप आते हैं, हमारे हिमालय वाले पार्ट पर भी, क्योंकि ये कन्वर्जेंट मार्जिन है प्लेट्स का, इस वजह से। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको सब कुछ समझाने की, आशा करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। आया है तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे हम करने वाले हैं
ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश रेखाओं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। हम टाइम को कंट्रोल करना देखेंगे, टाइम को कंट्रोल करना सीखेंगे कि टाइम कैसे चेंज होता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में कैसे टाइम चेंज होता है, हमारे यहाँ का टाइम कैसे सेट किया गया है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।